हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में जुटे हैं। सभी का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 12th एनसीईआरटी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज का चैप्टर होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये लोग करो तैयारी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये यदि आप स्टेबल होकर के राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेली शाम को 7 बजे 11th एनसीईआरटी के साथ में आगे बढ़ता है और डेली शाम को 8:30 बजे 12th एनसीईआरटी के साथ में आगे बढ़ता है। तो आप बेझिझक 11th और 12th एनसीईआरटी को ज्वाइन करने के लिए 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत शानदार कर सकते हैं। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किस रोग में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ, जिसको एल्वियोली कहते हैं, संक्रमित हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला ही अच्छे बच्चों की तरह शानदार तरीके से कंटेंट को रीड आउट करने के बाद में बिल्कुल 100% अपना पूरा प्रयास करना है करेक्ट आंसर निकालने के लिए। और जैसे ही ऑप्शन को देखते हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपको पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर भी आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन को आपको रीड आउट करना है और फिर आपको करेक्ट आंसर देना है। तो देखो पढ़ते हैं, किस रोग में फुफ्फुस के वायु कोष्ठ संक्रमित होते हैं? टाइफाइड में, न्यूमोनिया में, जुकाम में, हैजा में। 4 ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आपने इस चैप्टर का थ्योरी क्लास पढ़ रखा है तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है मेरे स्टूडेंट्स पर कि डेफिनेटली वो करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल देखो बच्चों, बात करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। यानी इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया जो होता है, न्यूमोनिया रोग के कारण से फेफड़ों के वायु कोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। न्यूमोनिया कैसे होता है तो आपको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण के कारण से हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से मलेरिया के लिए उत्तरदायी कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन का दर्शन कर पा रहे हैं। प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम जो लिखा हुआ है वाइवेक्स है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, और फेल्सीफेरम है। देखो बच्चों, एक उपरोक्त सभी आ गया, लेकिन आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियाँ होती हैं। एक प्रजाति प्लाज्मोडियम ओवेल भी होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, फेल्सीफेरम और ओवेल, ये 4 प्रजातियां मलेरिया के परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की पाई जाती हैं। इन सब के कारण से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और सबसे घातक मलेरिया यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बच्चों आपको वहाँ पर जाना होगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के साथ में। यदि किसी व्यक्ति के अंदर मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के कारण से होता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए निम्न में से किस प्रपोषी की जरूरत पड़ेगी? हाँ, उसको प्रपोषी की आवश्यकता होती है। तो किस प्रपोषी की आवश्यकता पड़ेगी? देखो बात करते हैं हम। मनुष्य की पड़ेगी, मादा एनाफ्लीज की पड़ेगी, या फिर प्रोटोजोआ की, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 1 व 2 दोनों की। बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर आपको देना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किस प्रपोषी की आवश्यकता होती है? मनुष्य होगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर होगा, प्रोटोजोआ होगा, 1 व 2 दोनों होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है कि आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं। बिल्कुल देखो बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्न में से किस प्रोटीन का स्राव करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ। एक और धमाका आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण बच्चा हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम 2024 आरयूएचएस में दिखाई दे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, हूबहू कॉपी हो सकता है। विषाणु संक्रमित कोशिका निम्न में से किस प्रोटीन का स्रावण करती है? इंटरफेरोन का, टाइकोफाइटोन का, एपिड्रमोफाइटोन का, डोर्मोनी एपिड्रमोफाइटोन का, या क्लोस्ट्रम का। बिल्कुल 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं? अच्छा देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं एक प्रोटीन स्रावित करती है जिसका नाम होता है इंटरफेरोन प्रोटीन। तो आपको किसके पास में जाना होगा? 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। बात करते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से किस रसायन के निकलने से होती है? ये लो जी,
एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने रखा, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं के किस रसायन के निकलने से होती है? सीरोटोनिन होगा, या फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरोटोनिन होगा, या फिर यहाँ पर टेरोटोनिन, लीरोटोनिन। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप एक और धमाका मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत आपको जाना 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी सीरोटोनिन रसायन के निकलने से एलर्जी मास्ट कोशिकाएं। देखो, निम्न में से द्वितीयक लक्षिकाव है, सेकेंडरी लिम्फोइड कौन सा है? प्लीहा होगा, प्रीसेसिका, टोनसिल, उपरोक्त सभी। अच्छा देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चा, अस्थि मज्जा और थाइमस जो होते हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड होते हैं। प्लीहा, प्रीसेसिका, टोनसिल, है ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड होते हैं, द्वितीयक लसिकाभ होते हैं। यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 7 नंबर की, संक्रमण होने एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कितनी होती है? देखो, जैसे कि मान लिया जाए कि संक्रमण हो गया, उसके कितने समय बाद में एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं? 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 3 माह से 9 माह तक। यहाँ दीजिए करेक्ट आंसर आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एक बार फिर से, जब किसी व्यक्ति में एड्स का संक्रमण हो जाए तो उसके लक्षण कितने समय बाद में दिखाई देते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है मेरे लाडले, आपको उत्तर देना होगा 5 से 10 वर्ष, यानी संक्रमण के लगभग 5 साल बाद में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देने वाले हैं। रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे था, रॉबर्ट हुक था, स्लाइडन स्वान था, रॉबर्ट ब्राउन था। हैं ऑप्शन आपके पास में 4, दीजिए करेक्ट आंसर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अच्छा देख पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो जी हाँ, आप जानते हैं कि इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक था। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। खमीर से बनने वाला टिक्का कौन सा है? मैं कहता हूं कि इसको लगा लो 5 स्टार, क्वेश्चन की रेटिंग नहीं गिननी चाहिए, एग्जाम में 100% आपको दिखाई देगा। खमीर से बनने वाला टिक्का, चेचक का टिक्का, यकृत शोथ बी का टिक्का, खसरे का टिक्का, फ्लू का टिक्का। इस क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे कि करेक्ट आंसर आप निकाल पाएं? खमीर से बनने वाला टिक्का कौन सा है? खमीर से बनने वाला टिक्का कौन सा है? तो किसके पास में जाना होगा? यकृत शोथ बी का टिक्का, यानी यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात कर रहे हैं 10 नंबर की, तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करने में बड़ा ही आनंद आ रहा होगा और करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुँचने वाले हैं। तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? निकोटीन, कोकीन, क्रेक, बोर्बिट्यूरेट। किस ऑप्शन के पास में मैं पहुँचूँ कि इसका करेक्ट आंसर निकाल पाए हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि क्या पाया जाता है तंबाकू के अंदर? रासायनिक पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली। ये लो, रेटिंग बिल्कुल नहीं गिनना चाहिए क्वेश्चन की। मैं कहता हूँ कि एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन छपेगा। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली कौन सी है? बारबस है, लेबियो है, गेम्बूसिया है, या फिर एक्सोसीटस है? एक्सोसिट्स है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया मछली, यानी अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन निकल के आएगा इसका करेक्ट आंसर। जी ठीक है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, एल्कोहल के चीरकारी का मतलब होता है चीरकाली बोलना चाहिए था इसका, यानी लंबे समय तक उपयोग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? मेरे शरीर के ऊपर कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं? देखो, एल्कोहल के चीरकाली उपयोग से सबसे ज्यादा शरीर के किस अंग को क्षति होती है? आमाशय, मलाशय, फेफड़े, यकृत। ऑल स्टूडेंट प्लीज गिव आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। लीवर कोशिका फेल हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, यानी लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, यकृत कोशिका पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आया 4 नंबर ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति कौन सी है?
इस चैप्टर का इतना बेहतरीन तरीके से, भयंकर तरीके से हमने पोस्टमार्टम किया है। क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर की पहली प्रतिरक्षा प्रणाली कौन बनाता है? पंक्ति कौन बनाता है? फेफड़े, त्वचा, श्वसन, मैक्रोफेजेज, कोशिकाएं। इसका दो करेक्ट आंसर। तो बच्चा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्किन, त्वचा जो होती है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति बनाती है। अब बात कर रहा हूँ 14 नंबर की। अर्बुद को नष्ट करने में सहायक है वाई इंटरफेरॉन, एक्स इंटरफेरॉन, जेड और बी इंटरफेरॉन। 14 नंबर में पहुंचो जल्दी। अर्बुद को, गांठ को नष्ट करने में कौन सहायक है? तो बिल्कुल देखो, आपको किसके पास में जाना है? यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन के पास में। अर्बुद को नष्ट करने में वाई इंटरफेरॉन सहायक है। अब जो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। दुर्दम अर्बुद प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज क्या कहलाता है? एक बार और अच्छा क्वेश्चन है। दुर्दम अर्बुद, यानी देखो अर्बुद 2 प्रकार की होती है, एक सुदम होती है, एक दुर्दम होती है। सुदम एक अंग विशेष में होने के बाद में अंग विशेष में ही सीमित रहती है, लेकिन दुर्दम जो होती है ना, वो इतनी भयंकर होती है कि जिस अंग में होती है उसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में फैल जाती है और उस गांठ का पूरी तरीके से विस्तार कर देती है और पूरे शरीर में जाल फैला देती है। तो क्या कह रहा है? दुर्दम अर्बुद प्रचुर उद्भवी, इसका मतलब दोबारा उत्पन्न होना। कोशिकाओं का पुंज क्या कहलाता है? कोटेक्ट इनहिबिशन कहलाता है, नियोप्लास्टिक कहलाता है, एलिसा एंजाइमा कहलाता है, या फिर इम्यूनोजोर्वेट कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे, ताकि आपका करेक्ट क्वेश्चन निकल जाए या करेक्ट ऑप्शन निकल जाए। देखो बच्चों, जब दुर्दम अर्बुद प्रचुर उद्भवी कोशिकाओं का पुंज जो होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? नियोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर की बात करें। तंबाकू के धुएं में उपस्थित रासायनिक, तंबाकू जो है उसके धुएं में कोई रासायनिक पदार्थ होता है। कैंसर जन किस अंग के कैंसर के मुख्य कारण है? यकृत का, प्लीहा का, फेफड़े का, जननांग का। इसका 2 करेक्ट आंसर। यहाँ किसके पास में जाने वाले हैं? जो व्यक्ति अधिक बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उसमें निकलने वाला रासायनिक पदार्थ यानी निकोटीन वो कैंसर का रूप बन जाता है और कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था, यानी वो किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ों को। तो यहाँ पर अपने पास में 16 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। एक और 5 स्टार वाला धमाका आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। कैंसर को उत्पन्न करने वाले विषाणु को किसके नाम से जानते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस के नाम से, प्रोटो ऑन्कोजेनिक, मेटास्टेसिस वायरस के नाम से, कीटो ऑन्कोजेनिक वायरस के नाम से। 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? अच्छा देख पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना बच्चा। आपको आता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंचिए, टिक मार्क कर दो राइट ऑप्शन में। देखो बच्चों, याद रख लेना, इसके अंदर क्या हो जाएगा? अपने पास में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को ऑन्कोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं 18 नंबर की। निम्न में से कौन से विषाणु फैक्ट्री की तरह काम करते हैं? देखो कौन से विषाणु फैक्ट्री की तरह काम करते हैं? पोलियो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ये मिम्सो नहीं है, मिक्सो वायरस है, और HIV वायरस और पैरामिक्सो वायरस। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल अच्छा देख पा रहे हैं, कौन सा विषाणु होता है जो फैक्ट्री की तरह काम करता है? तो याद रखना, HIV वायरस जो होता है वो शरीर के अंदर फैक्ट्री की तरह काम करता है और इम्यून पावर को कमज़ोर कर देता है। और यहाँ पर 18 नंबर का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 नंबर ऑप्शन। 19 की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक कैनिबिनोइड कैनेबिस सैटिवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन, ये लो जी 5 स्टार, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। प्राकृतिक कैनिबिनोइड कैनेबिस सैटिवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, पुष्पक्रम से, पुष्पासन से, तने से। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब इसी कड़ी में बात कर रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। मलेरिया रोगी में कंपकंपी का कारण क्या है? हाँ, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं।
जब मलेरिया बुखार होता है तो व्यक्ति को ठंड लगने के साथ में, ठिठुरने के साथ में बुखार आता है, यानी कंपकंपी के साथ में बुखार आता है। तो उसका कारण क्या होता है? हिमोजोइन या हिप्नोटॉक्सिन, हिमेटिन या फिर म्यूरोजोइड्स। तो मलेरिया का जो रोगी होता है ना, उसमें कंपकंपी का कारण माना जाता है किसको? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको जाना 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी उसका कारण होता है हिमोजोइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्यवाचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए और बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो इस चैप्टर का आपके सामने फर्स्ट जो पार्ट रखा गया है, इसमें आपको मिले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज, जो एक से बढ़कर के एक एमसीक्यूज आपको देखने को मिले। बच्चा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास के साथ में रेगुलर बनो। यदि आप लगातार जुड़ेंगे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, यदि इनका आप सार संग्रह करते तो एक पूरा का पूरा नोटबुक बना सकते थे। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा रहा हूँ, तो क्लास के बाद में इन क्वेश्चनों को सारे के सारे नोट्स के रूप में डालना है। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। आप ओल्ड पेपर देख लो, इतना कष्ट तो कर ही लो कम से कम। पुराने पेपर बच्चा देखना है, उनके अंदर क्वेश्चंस जो है उनके साथ में अपने क्वेश्चन को मैचअप करना है, और क्वेश्चन का लेवल देखते हुए यदि आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन हमारे काम के हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में आपको जुड़ना है। किसी भी बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यदि उनको अपना कंटेंट पसंद आएगा तो वो बिल्कुल राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ेंगे और जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करेंगे। तो स्टूडेंट, अगेंस्ट एक बार के लिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि चैनल के साथ में लगातार बन करके क्लास को डेली ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।